कहा जाता है ना, वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें ज़मीन पर रहते रहते जन्नत की सैर करने का मौका मिले। ये जगह उनमें से एक है जिन्हें आप जन्नत कह सकते हैं, और मुझे इसे देखने का मौका मिला। मैं इस ट्रिप को पार्टिसिपेट कर पाया मेरे कुछ दोस्तों की वजह से, जिन्होंने इस ट्रिप को प्लान किया। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्लान बनते बनते, पूरी तैयारियां होते होते भी वो प्लान लास्ट में कैंसिल हो जाता है। ये ट्रिप भी कुछ ऐसा ही था, जो बहुत मुश्किल से बना था और कैंसिल होने की कगार पे ही आ गया था। करीब 4600 किलोमीटर का ये ट्रिप हम लोगों ने प्लान किया। उससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो शायद आपके बहुत काम आए। इस ट्रिप को मैंने कैसे प्लान किया और हम लोग कैसे इस प्लान को पूरा कर पाए। तो शुरुआत करते हैं। हमारी ट्रिप शुरू हुई इलाहाबाद से। यूपी का एक छोटा सा शहर है। जैसा कि आप लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग लद्दाख के लिए आज निकल गए। आज की डेट है 22 जून, और जैसा कि हम लोगों ने पहले प्लान किया था आज के निकलने के लिए, तो रात में हम लोगों ने करीब 2 बजे तक हम लोगों ने स्टार्ट किया है जर्नी इलाहाबाद से। और इस समय हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे पहुँच चुके हैं। तो फर्स्ट डे जो हम लोग की ट्रिप थी वो इलाहाबाद से डायरेक्ट चंडीगढ़ की थी, जो कि डिस्टेंस था करीब 1100 किलोमीटर का, और हम लोगों ने इसे बिना रुके तय किया। पहले दिन जो हम लोगों को सबसे अच्छा लगा वो था यमुना एक्सप्रेसवे। इतना चौड़ा हाईवे मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था, और यहाँ गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आया। यहाँ कब गाड़ी की स्पीड 100 तक पहुँच जाती है ये खुद को भी नहीं पता चला, और बहुत ही स्मूथ हाईवे। हम लोगों ने दिल्ली क्रॉस किया और हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे। चंडीगढ़ हम लोगों ने स्टे किया, और नेक्स्ट डे हम लोगों की जो जर्नी थी वो चंडीगढ़ टू मनाली था। अब अभी तक तो हम लोग सीधी सी रोड पे चल रहे थे। अब यहाँ से जो आगे की जर्नी थी वो थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, क्योंकि अब हम लोगों को गाड़ी जो चलानी थी वो पहाड़ों पर चलानी थी। हम लोगों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा लोगों के अंदर डर होता है कि मैंने कभी पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलाई, मैंने कभी ड्राइव नहीं किया, तो मैं वहाँ चला पाऊँगा गाड़ी या नहीं चला पाऊँगा। आधे से ज़्यादा लोगों का प्लान यहीं पे कैंसिल हो जाता है वहाँ जाने के लिए। हमारे शहर से कहीं ज़्यादा आसान है पहाड़ों पर गाड़ी चलाना। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अपनी लेन मत छोड़िए, और सबसे बड़ी बात आप पेशेंस रखिए। इसके अलावा आपको तीसरी कोई चीज़ नहीं चाहिए वहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी से आते हैं चलाकर, या बहुत ज़्यादा उन्हें पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, अपनी लेन में रहें, और जितना रास्ता दिखे उतना ही आप गाड़ी तेज चलाएं। इसलिए ओवरटेक तभी करें जब आपको पूरा रास्ता क्लियर दिखे। कोशिश करें ओवरटेक ना ही करें, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही गाड़ियाँ अपनी स्पीड पे चलती हैं। वहाँ लोग अपनी गाड़ी रोककर आपको स्पेस देते हैं कि आप पहले जाइए, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये बाहर का ड्राइवर है और इसे शायद एक्सपीरियंस ना हो पहाड़ों पे चलाने का, इसलिए वो लोग खुद समझते हैं और आपको साइड देते हैं। इवन वहाँ पर जब हम लोग लेह से खारदुंगला जा रहे थे, तो हमें रास्ते में बहुत सी आर्मीज़ की ट्रक मिले। इवन वो लोग भी इतने अच्छे हैं कि वो लोग भी हम लोगों को पास देते थे कि आप लोग पहले चले जाओ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही शौक था मैं कि जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ड्राइविंग को लेके, और मैं इतना घबरा रहा था, इतना डर रहा था कि पहाड़ों पर कैसे चलाएंगे। तो ये बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, आप बहुत ईजिली वहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। बस अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए और अपनी लेन मत छोड़िए, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो गाइस, नेक्स्ट डे हम लोग पहाड़ों पर ड्राइविंग स्टार्ट कर चुके थे, और हम लोग मनाली पहुँचे। अब मनाली आए हैं तो 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखें। फर्स्ट, मनाली जिस दिन आप आएँ वहाँ से आपको आगे जाने के लिए ट्यूसडे ना पड़े, क्योंकि रोहतांग पास जो है वो ट्यूसडे को क्लोज रहता है। और हम लोगों ने मनाली वाला रास्ता ही चूज़ किया था, तो हम लोगों ने वहाँ का परमिट जो होता है रोहतांग पास का, वो ऑनलाइन बनता है। आप इजीली उसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं पेमेंट करके। और अब मनाली आए हैं तो एक दिन तो ज़रूर मनाली रुकना
बनता है, क्योंकि इतना खूबसूरत शहर है, अगर इसको आपने एक दिन एक्सप्लोर नहीं किया तो ये मनाली की तौहीन होगी। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है और हम लोग भी काफ़ी ट्रैवल कर चुके थे, काफ़ी ड्राइविंग कर चुके थे 2 दिन से, तो हम लोगों ने भी एक दिन का ब्रेक लेना ज़रूरी समझा और हम लोगों ने अपना एक दिन मनाली एक्सप्लोर करने पे बिताया। नेक्स्ट डे हम लोगों की जर्नी, जो कि हम लोगों ने बहुत जल्दी शुरू कर दी थी, उसका रीज़न ये है कि जब आप मनाली से निकलेंगे रोहतांग के लिए, तो रोहतांग पास एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर जो मनाली लोग घूमने आते हैं वो लोग रोहतांग पास ज़रूर जाते हैं। वहाँ पे बर्फ़ का जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर लोग उसको एंजॉय करने जाते हैं। हाँ, वहाँ पर बेसिकली एक लिमिट है गाड़ियों की जाने की, तो आप पहले से अगर आपने परमिट लिया हुआ है तो आप इजीली वहाँ से निकल जाएंगे। के लिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की यहाँ पे, लोकल जो है ट्रैवल एजेंट वगैरह, और उन्होंने बताया कि रोहतांग पास में इतना ज़्यादा जाम लग जाता है जिससे आपको 2-2.5 घंटे वेस्ट करने पड़ते हैं वहाँ के चेक पोस्ट पे। तो अगर आप सुबह टाइम से निकलेंगे, करीबन जितनी जल्दी हो सके 2 बजे 3 बजे, और टाइम से वहाँ पहुँच जाएंगे, तो आपके 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे बच सकते हैं। और अगर आप जाम में फंस जाएंगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कितना दिन लग सकता है, कितना टाइम लग सकता है। ये है भैया लद्दाख का असली मजा। शायद ही किसी ब्लॉगर ने इस तरीके का पिकनिक मनाया होगा। हम लोग सारी व्यवस्था से चले थे नीचे से, और अब नाश्ते करने का टाइम है, तो ये ब्रेकफास्ट जो है ऑन रोड हो रहा है। इसे कहते हैं ऑन रोड ब्रेकफास्ट। हमारे शेफ जो है गोवा से 6 महीने के लिए बुलाए गए हैं। मनाली से निकलने के बाद हम लोग केलोंग होते हुए सरचू पहुँचे उस दिन, और सरचू में हम लोगों का एक दिन स्टे था, जो कि हम लोगों की बहुत बड़ी गलती थी सरचू स्टे करना। चंडीगढ़ से निकलने के बाद जब आप मनाली पहुंचते हैं तो ऑलरेडी वेदर चेंज हो चुका होता है, वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है, और आप एक गलती करते हैं, आप पानी पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ठंड लग रही है और प्यास का एहसास जल्दी नहीं होता है। और यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, हम लोगों ने पानी बहुत ही कम पिया। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आपको पानी के थ्रू ही मिलती है। अगर आप टाइम टू टाइम पानी, या अगर आपको गर्म पानी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, आप उसको घूट घूट करके पीते रहिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन रहेगी। और हम लोगों ने ये चीज़ नहीं किया था क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था। हम लोगों ने पानी पूरा दिन पीना ही भूल गए, बिल्कुल मतलब पिया ही नहीं, और शाम तक हम लोगों की ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो गई और हम लोगों की हालत थोड़ी ख़राब हो गई। हम लोगों को वहाँ पर आर्मी के हॉस्पिटल में जाना पड़ा। उन लोगों ने हम लोगों की बॉडी का ऑक्सीजन लेवल चेक किया, जो कि बहुत कम था। फिर उन्होंने हम लोगों को ऑक्सीजन दी नाक के थ्रू लगा के, तो हम लोग थोड़ा सा फिर नॉर्मल हुए और कुछ दवाइयाँ खाई। उसके बाद उन लोगों ने हमें बताया कि पानी पीते रहना है और ये दवाइयाँ आपको एक दिन के लिए खानी है और रेस्ट करिए। अभी आप कहीं मेहनत का काम या चढ़ाई मत चढ़िएगा, वरना आपको फिर से सांस फूलने में दिक्कत होगी। पीछे रोड थोड़ी ख़राब थी, तकरीबन 20-25 से 30 किलोमीटर तक शायद रोड ख़राब है, तो उससे जो है एक्सरसाइज बहुत हो गई। अब हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम जो है करीबन 1-1:30-2 बज रहा है, 1:30-2 बज रहा होगा, तो डिसाइड करते हैं कि सरचू में ही रुकेंगे और उसके बाद फिर जो है कल के प्ले के लिए निकलते हैं। तो हम लोगों ने वही किया और कोशिश करने के बाद हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हो गए, और नेक्स्ट डे हम लोग सरचू से निकल गए लेह के लिए। चौथे दिन हम लोग पहुंचे लेह, और वो जो लेह का रास्ता था वो काफ़ी एडवेंचरस था। रोड काफ़ी नैरो थी, हर जगह ब्लाइंड टर्न थे, काफ़ी जगह ब्लाइंड टर्न आ रहे थे, तो हम लोग काफ़ी केयरफुली होकर ड्राइव कर रहे थे और एक नॉर्मल सी स्पीड करके हम लोग सारा दिन ड्राइविंग करके शाम को लेह पहुंच गए। अब यहाँ पर लेह में आने के बाद सबसे पहला जो काम था वो था आपको परमिट लेना था। आसपास जाने के लिए वहाँ पर आपको टूरिस्ट डिपार्टमेंट से परमिट इशू कराना होता है, वो भी ऑनलाइन होता है।
वो भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्म फिल किया, अपनी आईडीज़ वगैरह की फ़ोटोकॉपीज़ लगाई और हम लोगों को परमिट मिल गया आसपास की जगह देखने के लिए, जो कि 3 दिन का परमिट था। अब उसमें हम लोगों का जो फर्स्ट डे था वो था खारदुंगला पास, सेकेंड डे हम लोगों का था नुब्रा वैली और थर्ड डे हम लोगों का था पेंगोंग लेक। तो यहाँ पर आपका 4 से 5 दिन बहुत ईजिली बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। आपको बताता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ उस समय, ये घर वालों को नहीं दिखा सकता, नहीं तो मेरा आना जाना बंद हो जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ एक छोटी सी गलती करेंगे तो हमेशा लेह में अमर हो जाएंगे। तो गाइस, वो जगह जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो था खारदुंगला पास, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और आज हम लोग सुबह सुबह निकले हैं खारदुंगला पास के लिए और यहाँ के नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं, आप देख सकते हैं, सिर्फ चढ़ाई है। और आज हम लोग वर्ल्ड के सबसे ऊंची रोड पे जा रहे हैं, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो फेमस है पूरे वर्ल्ड में। हम लोग वहाँ आधे घंटे तक रुके हुए थे, उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस लेह चले आए। नुब्रा वैली हम लोग नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हम लोगों के पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी। बेसिकली लेह में 2 चीज़ें ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। पहला खारदुंगला पास, जो कि एक एडवेंचर ट्रिप है, आपको यहाँ पर गाड़ी चला के जाना, इतनी ऊंचाई पर गाड़ी चलाना, और दूसरी चीज़ है यहाँ की पेंगोंग लेक, जिसे देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इंडिया में कोई ऐसी जगह हो सकती है। इतनी खूबसूरत लेक है वो कि आप वहाँ पर 1 दिन 2 दिन क्या, आप वहाँ 10 दिन भी रुक जाएंगे तो भी आपका दिल नहीं भरेगा उस जगह से। इस लेक के आसपास बेसिकली टेंट आपको मिलेंगे रहने के लिए। पास में लेक है, बगल में टेंट है और ठंडी ठंडी हवा यहाँ एक माहौल क्रिएट करती है जिसे आप एंजॉय करेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट डे हम लोगों का जो ट्रिप था वो पेंगोंग लेक के लिए था और यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। पेंगोंग लेक से निकलने के बाद हम लोगों को सीधे अपने घर की ओर जाना था, जो कि अब जर्नी यहाँ से रिटर्न की शुरू हो रही है। और रिटर्न का जो रास्ता था वो हम लोग श्रीनगर होके आ रहे थे। हम लोग लेह आए फर्स्ट डे और नेक्स्ट डे हम लोग लेह से निकले श्रीनगर के लिए। रास्ते में आपको द्रास और कारगिल भी मिलेगा। कारगिल में एक दिन हम लोगों ने स्टे किया और कारगिल वॉर मेमोरियल हम लोगों ने देखा। बहुत ही अल्टीमेट जगह है वो। अब कारगिल से श्रीनगर के बीच आपको जोजिला पास मिलेगा, जिसे आपको क्रॉस करके जाना है। मेरे अब तक की सबसे ख़राब रोड का जो एक्सपीरियंस हुआ था वो यहीं पर हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बादलों से ढकी हुई सड़कें मिली। यहाँ पर बादल आते जाते रहते हैं, बारिश कभी भी होती रहती, और सड़क जो थी वो बिल्कुल स्लिपरी थी। मिट्टी की जो फिसलन होती है वो यहाँ पर हम लोगों को मिली। और दूसरी बात, जिस जगह से हम लोग लेफ़्ट साइड से पास कर रहे थे गाड़ियों को, तो लेफ़्ट हैंड साइड बहुत ही कम जगह बचती थी और स्लिपरी रोड होने की वजह से हम लोग थोड़ा रिस्क में थे कि इस क्रॉसिंग को कैसे पार करें, क्योंकि जोजिला पास की वहाँ पर अब टनल बनना शुरू हो गई है और वो 1-2 सालों में पूरी हो जाएगी। लेकिन उस समय जब हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी निकाली वो काफ़ी डरावनी जर्नी थी। यहाँ पर बहुत ही होशियार, बहुत ही सतर्क होकर आपको गाड़ी चलानी है। पास देने में या पास लेने में कितना भी टाइम लगे, आप पेशेंस से यहाँ पर गाड़ी निकालिए। बहुत ही रिस्की रोड थी यहाँ पर। यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि फिसलन की वजह से गाड़ी सरक रही थी और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी रोड पर। वहाँ की जो बारिश की वजह से मिट्टियाँ खिसकती हैं, जो लैंडस्लाइड होते हैं, वो सब सड़क पे आकर फैल जाती है और आपको चलाने में बहुत दिक्कत होती है। इस टनल को पार करने में हम लोगों को बहुत समय लग गया। 3-4 बज गया था हम लोगों को श्रीनगर पहुँचने में। अब श्रीनगर में होता क्या है, वहाँ से आपको पास नहीं दिया जाएगा अगर आप 3-4 बजे के बाद वहाँ पहुँचते हैं तो, क्योंकि फॉर सिक्योरिटी रीज़न वहाँ पर हाईवे जो है जम्मू का वो क्लोज़ कर दिया जाता है शाम होने से पहले, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा खतरा होता है। रोड पे आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, इस वजह से वहाँ की आर्मी, यहाँ की पुलिस आपको रोक लेती है और
ट्रैवलर्स को या जो टूरिस्ट लोग होते हैं उन लोगों को गाड़ी जाने से मना कर दिया जाता है। एक रात हम लोगों को वहाँ के जो कैंप है वहाँ पर गुजारनी पड़ी। जब श्रीनगर आए हैं, नाम तो बहुत सुना था कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है टूरिस्टों को, लेकिन उस दिन हम लोगों ने वाकई वो रिस्क देखा। पुलिस, आर्मी आपको हर 10-10 कदम पे देखने को मिलेगी। आपकी सेफ्टी के लिए वो सड़क किनारे 24 आवर्स खड़े होते हैं। किसी भी टूरिस्ट को पास तभी दिया जाता है जब रोड क्लियर हो जाती है, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, उसके बाद ही आपकी गाड़ी पास की जाती है। तो वहाँ पर हम लोगों ने रात गुजारी और सुबह 5 बजे लगभग 6 बजे उन लोगों ने रास्ता खोला। क्लियर होने के बाद पहले एक टीम जाती है, वो पूरा रास्ता चेक करती है और सब कुछ क्लियर होने के बाद वहाँ से वायरलेस पे अनाउंस किया जाता है कि हाँ रास्ता क्लियर है, इन लोगों को जाने दिया जाए। तो ही हम लोगों को वहाँ से छोड़ा गया और हम लोग जम्मू के लिए निकले। अब जम्मू में हम लोगों को काफ़ी जाम देखना पड़ा। जिस दिन हम लोग पहुँचे थे उस दिन NH1 बंद होने वाला था क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी और हम लोगों से अनाउंस किया गया था कि आज अगर आप निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, वरना NH1 आज बंद कर दिया जाएगा। फॉर द सिक्योरिटी रीज़न वहाँ पर अमरनाथ में भी काफ़ी लैंडस्लाइड वगैरह हो रही थी, लोगों की मरने की खबरें आ रही थी, तो इस वजह से भी थोड़ा डर था और हम लोग सेफली वहाँ से निकल गए। हम लोग 5-6 घंटे जाम में फंसे हुए थे जम्मू के, लेकिन आखिरकार हम लोग जम्मू क्रॉस कर गए और फिर हम लोगों ने जर्नी इलाहाबाद तक के लिए नॉन स्टॉप पूरी कर ली। तो गाइस ये थे मेरे कुछ टिप्स। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि आप लद्दाख जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।